हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हम आपके लिए नया लेसन लेके आए। लेसन का नाम है जल संसाधन। लेसन नंबर है 4। लेसन नंबर 4 जल संसाधन से संबंधित है। आज हम पढ़ेंगे भारत के अंदर जल संसाधनों की स्थिति क्या है और भारत में जल संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, इसी पे आज ये चर्चा है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारत के जल संसाधन। देखिए, भारत में अगर जल संसाधन की बात करें तो भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% भाग जल का है। अगर विश्व स्तर की बात करें, भाई पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व के अंदर अगर हम देखें भारत में धरातलीय क्षेत्र पर कितना जल मौजूद है तो विश्व स्तर पर कितना है, 2.45%। अगर मैं भारत के अंदर जल संसाधनों की बात करूं, जल संसाधन का मतलब होता है कहां कहां पर जल मौजूद है, किस रूप में मौजूद है। धरातलीय जल हो सकता है, भूम जल हो सकता है, या फिर हम कहें नदियां, तालाब, जो भी है, लैगून, पश्च जल क्षेत्र, ऐसे जल संसाधन जहां पर पानी मौजूद है, अगर उसके प्रतिशत की बात करें विश्व स्तर पर तो 4% है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का लगभग 16% भाग जल का भारत में पाया जाता है, अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो स्थिति है विश्व स्तर पर। इसको मेंशन कैसे करना है सामने देखेंगे। पहली लाइन क्या लिखनी है आपको, भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल मौजूद है। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन होगी। ठीक है, लिखेंगे भारत में विश्व का लगभग 2.45% कौन सा जल, धरातलीय क्षेत्र का जल मौजूद है। ठीक है, धरातलीय क्षेत्र का जल है। ठीक है, इसके अलावा जल संसाधन की बात करें, जल संसाधन का कितना प्रतिशत बताया मैंने, 4%। वे जनसंख्या, ठीक है, अगर मैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करूं तो जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, 16% जल मौजूद है। कहां पर, भारत के अंदर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। भारत में विश्व का लगभग 2.45% धरातलीय क्षेत्र का जल मौजूद है। जल संसाधनों का 4% है। जनसंख्या का लगभग 16% जल मौजूद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो देश में एक वर्ष के अंदर वर्षण जो होती है, वर्षण का मतलब क्या होता है, वर्षण का मतलब होता है वर्षा प्लस बर्फ। ठीक है, पानी की बूंदे और बर्फ के रूप में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं वर्षण। ठीक है, तो देश में एक वर्ष के अंदर जो वर्षण होती है उससे प्राप्त जो कुल जल की मात्रा है वो कितना है, 4000 घन किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 4000 घन जल प्राप्त होता है एक साल में, वर्षा से और बर्फ से। ठीक है, लिख देंगे, मेंशन कीजिए। देश में एक वर्ष में वर्षण, मतलब वर्षण का मतलब लिख देता हूं मैं, वर्षा प्लस बर्फ से 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब भारत के अंदर एक वर्ष के अंदर जो वर्षण है, ठीक है, वर्षण है, ये वर्षण कहलाता है क्या, जहां पर वर्षा और बर्फ का पानी हो। ठीक है, बर्फ से भी पानी बनता ही है और बारिश की बूंदों से। तो एक साल में जो बर्फ पड़ रही है और पानी की बरसात हो रही है उसका कितना भाग हमारे भारत में है, 4000 घन किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 4000 घन जल मौजूद है। ठीक है, भारत के अंदर। ठीक है, अब सुनिए आगे। भारत के अंदर धरातलीय जल और भूम जल, ठीक है, जो धरातल के ऊपर होता है पानी और जो जमीन के अंदर होता है, अगर मैं उसकी बात करूं भारत के अंदर तो 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है भारत के अंदर। ठीक है, भारत में धरातलीय व
भौम जल का कितना 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। ठीक है, ये स्थिति बता रहा हूं भारत के अंदर कहां कहां पर किस रूप में पानी मौजूद है। इसमें से 1869 घन जो किलोमीटर जल है, इसमें से केवल 60% जल ही उपयोग में लाया जा सकता है। इसको मेंशन कर दीजिए, इसमें से 60% जल ही लाभदायक है। क्लियर, आगे बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा इसी प्रकार देश के कुल उपयोगी जल संसाधन का, अगर मैं भारत के अंदर पूरे जल संसाधन की बात करूं तो 1122 घन किलोमीटर जल भारत में मौजूद है। ठीक है, लिख देंगे। इस प्रकार देश में, ठीक है, अगर मैं ऑल ओवर बात करूं जल संसाधनों की जो उपयोगी है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है और उसमें से 60% जल उपलब्धता जो है वो उपयोग में ले सकते हैं पानी को, मतलब हम फायदेमंद माने। ठीक है, इसी प्रकार इसी लाइन को देखते हुए पूरे देश की बात करो तो कुल उपयोगी जल जो है, कुल उपयोगी जल कितना है 1122 घन किलोमीटर। ठीक है, देश में कुल उपयोगी जल 1122 घन किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको ये कह क्या रहा है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। भारत में धरातलीय व भूमि जल 1869 घन किलोमीटर जल मौजूद है, मतलब 1 किलोमीटर में 1869 घन आपका पानी है धरातल में और भूमि जल में। अब इस पानी में 60% जल ही लाभदायक है, मतलब आप उपयोग में ले सकते हो। अब इस लाइन को देखते हुए नीचे दिया हुआ है, इसी प्रकार अगर मैं पूरे ऑल ओवर देश की बात करूं और मैं कुल उपयोगी जल की बात करूं, जैसे 60% जल उपलब्ध है ना यहाँ पे, वैसे अगर कुल उपयोगी जल की बात करूं तो हमारे पास में 1122 घन किलोमीटर जल मौजूद है। समझ में आई बात? मतलब इतना पानी हमारे पास में जिसका हम बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जल संसाधनों के प्रकार की। अब देखिए भारत के अंदर जो जल संसाधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक तो धरातलीय जल संसाधन, मतलब ऐसे जल संसाधन जो धरातल के ऊपर है, जैसे कि नदी है, तालाब है, तलैया है। ठीक है, वैसे। दूसरा है भू जल संसाधन, ऐसे संसाधन जो जमीन के नीचे है। ठीक है ना, पानी धरातल के ऊपर भी होता है तो धरातलीय जल कह दिया, जैसे समुद्र में पानी होता है धरातल के ऊपर होता है, नदियां ऊपर है तो धरातल। अब ऐसे नदी, ऐसे जल क्षेत्र जो धरातल के नीचे होते हैं उन्हें कहते हैं भूमि जल। और तीसरा है लैगून व पश्च जल संसाधन, ये होते हैं समुद्र वाले क्षेत्र के अंदर जहां पे झीलें बनी होती है, खारा पानी होता है, उसका भी उपयोग होता है। तो समुद्र के अंदर ये लैगून पश्चजल क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 भागों के अंदर भारत में जल संसाधनों को बांटा गया है। एक एक की चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट डाल लीजिए, धरातलीय जल संसाधन। देखिए पहला बिंदु डाल दिया मैंने, धरातलीय जल संसाधन। अब मैं आपको बात करूं धरातलीय जल संसाधन की, तो धरातल के ऊपर जो पानी होता है वो धरातलीय जल संसाधन होते हैं। धरातलीय जल संसाधन के प्रमुख 4 स्रोत होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, धरातलीय जल संसाधन के 4 प्रमुख जल स्रोत। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे कि देखिए भाई, नदियां इसके अंतर्गत आती है, समझ में आएगा, नदियां इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा झील, ठीक है, तलैया, ठीक है, इसके अलावा तालाब, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? धरातल के ऊपर जो जल मौजूद है वो इसके अंतर्गत। अब देखिए,
अब मैं बात करूं, चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि नदियों की बात कर लेते हैं जो धरातल के ऊपर है, और मुख्य रूप से नदी सबसे बड़ा धरातलीय जल स्रोत माना जाता है मीठे पानी के अंदर, ठीक है, जो भारत के अंदर मौजूद है। अब देखिए देश में कुल नदियों और सहायक नदियों की अगर लंबाई देखें तो मिनिमम कम से कम 1.6 किलोमीटर से अधिक है। बाकी तो लंबाई तो बहुत है, लेकिन सबसे छोटी से छोटी अगर नदी की बात करें तो 1.6 किलोमीटर से अधिक है। और ऐसी कुल नदियां अगर मिला लें भारत के अंदर तो 10,360 नदियां आपके भारत के धरातल पर मौजूद है, ठीक है। मेंशन करेंगे, लिखेंगे क्या, देश में कुल, ठीक है, देश में कुल नदियों व सहायक नदियों की लंबाई, देश में कुल नदियों व सहायक नदियों की लंबाई कितनी है, 1.6 किलोमीटर से अधिक। कुल 10,360 नदियां मौजूद है। यह भारत के अंदर नदियों की स्थिति है। अब देखिए नदियों की बात करें, भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक अगर प्रवाह की बात करें, प्रवाह का मतलब होता है बहना, तो अगर मैं बात करूं भारत में सभी नदी बेसिनों की, भारत में जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के अंदर एक साल के अंदर जो पानी बहता है वो है 1,169 घन किलोमीटर होने का अनुमान है। मतलब इतना पानी हर साल प्रवाह होता है। आगे बात समझ में, तो लिखेंगे क्या, भारत में सभी नदी बेसिनों में, भारत में सभी नदी बेसिनों में, वर्ष की बात चल रही है, औसत वार्षिक प्रवाह है 1,800 कितना 69 घन किलोमीटर होने का अनुमान है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। धरातलीय जल जो है आपके, जो धरातल के ऊपर है, इस धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर मतलब 32% जो जल है उपयोग किया जा सकता है। आगे बात समझ में, 690 घन किलोमीटर जल मतलब आपके धरातल पर जो पानी है उसका 32% जल उपयोग में ले सकते हो, ठीक है। लिखेंगे धरातलीय जल का 690 घन किलोमीटर जल मतलब 32% जल का ही उपयोग करते हैं भारत के वासी, ठीक है। और सुनिए धरातलीय जल की विशेषता, अगर मैं नदी के जल के प्रवाह की बात करूं और आकार की बात करूं तो ये घटता बढ़ता रहता है और ये निर्भर करता है वर्षा के ऊपर, ठीक है। मेंशन कर लीजिए, नदी का प्रवाह है व आकार वर्षा पर निर्भर होता है। ये सब के सब पॉइंट धरातलीय जल से संबंधित है, ये विशेषता है धरातलीय जल की। अब देखिए धरातलीय जल पर कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। भारत में कुछ नदियां हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनके जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं क्योंकि ये नदियां बहुत बड़ी है। मेंशन कर दीजिए, भारत की कुछ नदियां जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सबसे बड़ी नदियां हैं, इसलिए इनका जलग्रहण क्षेत्र मतलब कितने एरिया में फैल के चलती है, ठीक है ना। मतलब ये 3 नदियां ऐसी है जिनका फैलने का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको कहेंगे ब्रह्मपुत्र के जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। ये धरातल के ऊपर की स्थिति है। इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र और बैराक नदियों के जो जलग्रहण क्षेत्र है वो वर्षा मतलब यहां पर देखो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बैराक जो नदियां हैं यहां का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो निर्भर करता है वर्षा पर। वर्षा अगर तेज होती है तो इनका जलग्रहण क्षेत्र बढ़ जाता है। आगे बात समझ में, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मेंशन कर दीजिए। कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा है, आपके ब्रह्मपुत्र है,
वह बैराकर, ठीक है, बैराकर नदियों में वर्षा अधिक होती है। अब वर्षा जब अधिक होगी तो ये तीनों नदियां जो है वो विशाल रूप धारण करती है धरातलीय क्षेत्र पर। ये नदियां देश के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है। अब देख लीजिए कितने बड़े भाग के ऊपर ये नदियां मौजूद है, मेंशन कर दीजिए। ये नदियां देश के 1/3 भाग पर पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसी के साथ में एक लाइन और जोड़ूंगा, जिसमें कुल धरातलीय जल क्षेत्र का संसाधनों का लगभग 60% जल पाया जाता है इन नदियों के अंदर, देश का, ठीक है, और धरातलीय जल का, इसमें धरातलीय जल का 60% जल उपस्थित है इन नदियों के अंदर। ठीक है, मतलब आपकी जो ये नदियां हैं ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बैराकर नदियां हैं, ये वर्षा अधिक होती है यहां पर इन क्षेत्रों के अंदर, तो देश के अंदर 1/3 भाग इसी इन्हीं नदियों का है, तीनों नदियों का। और इसमें धरातलीय जल का कितना प्रतिशत पानी है? 60% जल पानी है। अब देखिए, अगर ऐसी बात करें तो ये तो आपके उत्तर वाला क्षेत्र है। अगर मैं दक्षिणी भारत की बात करूं तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी है, यहां पर वार्षिक जल का अधिकतर भाग भारतीय लोग जो है वो काम में लेते हैं। इसको भी मेंशन कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी से संबंधित टॉपिक है, या फिर आप मेंशन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं आपके सामने। दक्षिणी भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल का अधिकतर भाग काम में लिया जाता है। इसको आप मेंशन कर लीजिए, या फिर मैं बोर्ड पे मेंशन करवा दूंगा, ठीक है। यहां पर आप यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, इसको मेंशन कर देंगे अपन, लिखेंगे दक्षिणी भारत में कौन कौन सी नदी बताई मैंने? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जल का भी बड़े स्तर पर उपयोग होता है। ठीक है, ये यहीं पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये है धरातलीय जल की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया तरीके से। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, भौम जल संसाधन। अब भौम जल संसाधन धरातल के नीचे जो पानी होता है उससे संबंधित है। देखिए, अगर मैं देश के कुल भौम जल संसाधन की बात करूं तो 432 घन किलोमीटर क्षेत्र के अंदर भौम जल पाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे देश के कुल भौम जल संसाधन 432 घन किलोमीटर क्षेत्र में जल उपस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भौम जल का कि भौम जल लगभग 46% गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो पानी बहता है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसका नीचे वाला पार्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। लिखेंगे भौम जल का लगभग कितना प्रतिशत? 46% भाग एक तो गंगा का और एक ब्रह्मपुत्र का नदियों के बेसिनों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिन का मतलब होता है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जमाव से जो मैदान बनते हैं, उन मैदानों के नीचे जो पानी है वो कितना प्रतिशत? 46%। किसका? गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के अंदर, यहां पर भौम जल का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, देखिए पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, तमिलनाडु। राजस्थान, हरियाणा,
में भूम जल का उपयोग सर्वाधिक मतलब अधिक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल की, यहां भूम जल का उपयोग सबसे कम है। छत्तीसगढ़, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, उड़ीसा, केरल, उड़ीसा केरल में भूम जल का उपयोग कम। ठीक है, इसके अलावा 2-3 राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक राज्य और है त्रिपुरा। ठीक है, ये 4 स्टेट, और जैसे महाराष्ट्र भी सूखा है वहां पे भी। ठीक है, महाराष्ट्र में भूम जल का उपयोग कैसा है? मध्यम दर में। ठीक है, मध्यम दर में इसका उपयोग किया जाता है। यह बात हुई भूमजल की जो जमीन के नीचे मौजूद है। एक एक लाइन मैंने समझा दी है। देखिए, पंजाब हरियाणा राजस्थान पंजाब हरियाणा, दो बार आ गया, पंजाब राजस्थान हरियाणा में भूमजल का उपयोग सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल में भूमजल का उपयोग कम है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में भूमजल का उपयोग मध्यम दर में। ठीक है, चलिए कंप्लीट। तीसरा बिंदु डालेंगे लेगून और पश्चजल क्षेत्र। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए मैं तीसरा पॉइंट मैंने डाल दिया है। तीसरा पॉइंट है लेगून व पश्चजल क्षेत्र। बहुत ही सिंपल बिंदु है, कुछ नहीं याद रखना, इसमें इतना सा याद रखना है कि पहले तो ये जल क्षेत्र कहां पर मौजूद है? समुद्र की तटरेखाओं के पास में। और समुद्र तटरेखाओं के ऊपर होता क्या है कि अब जैसे कि मान लीजिए, इसे समझिए, इसको बाद में समझेंगे। ये मान लीजिए आपकी समुद्र की तटरेखाएं इस तरीके से होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। कई बार समुद्र की तटरेखाएं थोड़ी और अंदर चली जाती है इस तरीके से, ठीक है, या फिर हम कहें इस तरीके से चली जाती है ऐसे। तो ये जो क्षेत्र होता है जो अंदर धंसा हुआ होता है, यहां पर पानी भर जाता है समुद्र का इस तरीके से, और यहां बन जाती है झील। क्या बन जाती है? झील। और इन्हीं क्षेत्रों को, और जो खारे पानी की झीलें होती है, इन्हीं झीलों को हम कहते हैं लेगून पश्चजल क्षेत्र। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझनी है। भारत की जो समुद्र तटरेखा है वो बहुत ही विशाल है। ठीक है, कुछ राज्यों में समुद्र तटरेखा तंद्रुत्य मतलब कटा या फिर अनियमित। देखो अब अनियमित है ना, इस तरीके से ये अनियमित है, जो धसी हुई भाग है उसमें पानी भर जाता है और वहां पे झील बन जाती है। देखो, इसलिए तटों पर बहुत सी लेगून और झील बन जाती है। देखो झील बन गई। ठीक है, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इन लेगून और झीलों के अंदर बड़े धरातली जल संसाधन है। धरातली जल संसाधन है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी भी एकत्रित हो जाता है। इन जलाशयों में खारा जल होता है, मीठा भी होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? चावल, नारियल और मछली पालन के अंदर इसका उपयोग होता है। चावल और नारियल के अंदर तो सिंचाई करके इसका पानी का उपयोग करते हैं, और मछली पालन आसानी से यहाँ पर की जा सकती है। इन क्षेत्रों के अंदर मीठा पानी, मिक्स खारा पानी दोनों होता है। इसे कहते हैं लेगून और पश्चजल क्षेत्र, जो भारत के अंदर बड़े स्तर पर मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, समझ में आ गया होगा। 3 बिंदु अपने कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।